नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये है मूमल अप्रैल का फाइनल पार्ट और आज के वीडियो में हम इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इकोनॉमी के करंट अफेयर्स से। फर्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद नीति पॉलिसी पर फोकस किया गया है। तो राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ज़िले के अंदर एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति पॉलिसी पर फोकस किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति ODOP का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट की ओर से तैयार मसौदा में उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात समेत अन्य राज्यों में ODOP नीति का अध्ययन किया गया है। नीति के बारे में विशेषज्ञों और उद्यमियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस नीति के तहत उद्योग लगाने पर कई तरह की रियायतें प्रदान की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति पर फोकस करने के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है? तो प्रत्येक जिले के अंदर एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे राजस्थान सरकार की ओर से। 33 जिलों की 41 वस्तुओं का चयन किया जा चुका है। इसके अंदर वर्तमान की बात करें तो 33 जिलों के अंदर 41 वस्तुओं का चयन किया गया है। 17 नवगठित जिलों से ODOP वस्तुओं की सूची 58 वस्तुओं तक पहुंच जाएगी और उत्पादों के अंतिम चयन का निर्णय प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य विभाग राजस्थान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा समिति के द्वारा किया जाएगा। अभी वर्तमान के अंदर कितनी वस्तुओं का चयन किया गया है? 33 जिलों की 41 वस्तुओं का चयन किया गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट 50 हो जाएंगे तो इन वस्तुओं की संख्या हो जाएगी कितनी? 58 वस्तुओं की संख्या हो जाएगी ODOP के अंतर्गत। जैसे बात करें कोटा के अंदर, कोटा डोरिया है, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। बूंदी के चावल है, झालावाड़ में संतरा है, बारां के अंदर अनाज और धान है, लहसुन है, नागौर के अंदर मेथी है, पाली का है दूध उत्पाद, प्रतापगढ़ का है लहसुन, राजसमंद का है जामुन, सीताफल आदि, भीलवाड़ा का है मक्का आधारित उद्योग, बीकानेर का है मोठ। ठीक है, तो ये जो मोठ है वो कहाँ की है? बीकानेर की है और इसी मोठ से भुजिया और नमकीन पापड़ बनते हैं। सवाई माधोपुर के अमरूद है, सीकर का प्याज है, सिरोही की सौंफ है, श्रीगंगानगर का किन्नू है, टोंक का सरसों आधारित उत्पाद है, उदयपुर का वन उत्पाद है, सीताफल है, जामुन है, चूरू की मूंगफली है, दौसा का जो गेहूं आधारित उत्पाद है वो है, डूंगरपुर का आम है, जयपुर का टमाटर है, जालोर का ईसबगोल है और जोधपुर का जीरा आधारित जो भी उत्पाद है वो है। इसके बाद में झुंझुनू के फल आधारित नींबू है वो है। तो ये शामिल है 33 जिलों की जो 41 वस्तुएं हैं वो। भारत की नई ईवी नीति ईवी पॉलिसी घोषित की गई है। तो 15 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नीति में भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दिया गया है। पॉलिसी में कंपनियों को देश में कम से कम 4150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। अगर कोई भी इस पॉलिसी के तहत पॉलिसी के तहत इन्वेस्ट करना चाहती है तो 4150 करोड़ रुपए का उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अधिकतम इससे ज़्यादा कितना भी निवेश कर सकते हैं। नई नीति से टेस्ला सहित कई विदेशी कंपनियों की भारत में आने की राह आसान हो गई है। नई पॉलिसी के अनुसार भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को 3 साल में मैन्युफैक्चरिंग और ईवी का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना होगा। ठीक है, जो भी निवेश करेगी इंडिया के अंदर उसको 3 साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग और ईवी का प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा और ऐसी कंपनियों को इंपोर्ट टैक्स के अंदर छूट दी जाएगी। तो याद रखिए, ईवी नई पॉलिसी लॉन्च की गई है इंडिया के द्वारा। कंपनियों के लिए नई स्कीम सिर्फ 5 साल के लिए है। कंपनी 1 साल में सिर्फ 8000 यूनिट लगाकर भारत लाकर बेच सकेगी। तो कितनी यूनिट ला सकती है? 8000 यूनिट। इस प्रकार 5 साल के अंदर 40,000 यूनिट ही बेचने की अनुमति होगी। तो मैक्सिमम कितने यूनिट बेच सकेगी कोई कंपनी? 40,000 ईवी बेच सकेगी।
इंपोर्ट की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी की रियायत की भी एक लिमिट होगी और यह कुल निवेश या 6484 करोड़ रुपए जो भी कम हो उस पर लागू होगी। तो ये है ड्यूटी जो लगती है इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर, उसमें भी रियायत मिलेगी। सरकार ने $35,000 यानी लगभग 29 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आयात शुल्क को घटाकर कितना कर दिया है? 15% है आयात शुल्क को घटाकर कर दिया है। अभी तक आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर 70 से 100% तक इम्पोर्ट टैक्स था और इस इम्पोर्ट टैक्स को घटाकर कितना कर दिया है? 15% कर दिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा 29 फरवरी 2024 को जारी किए गए अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही के जीडीपी रिपोर्ट के आधार पर इस अवधि में देश की जीडीपी कितने प्रतिशत रही है? तो देश की जीडीपी एनएसओ के अनुसार है ये, और ये जीडीपी रही है अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तिमाही में, ये रही है 8.4%। ठीक है, इस अवधि के अंदर देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी वो कितना रहा है? 8.4% रहा है। पिछले वर्ष इस अवधि के अंदर यह दर कितना था? 4.3% था। इसका कारण क्या है? इकोनॉमी में 17% की हिस्सेदारी रखने वाले जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर वृद्धि हुई है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि होने के कारण हमारी जो जीडीपी रही है वो अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के अंदर ये रही है 8.4%। तिमाही आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना जताया है? ये जताया 7.6%। दुनिया भर के बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में भारत का शीर्ष प्रदर्शन रहा है इस मामले में। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के फरवरी 2024 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी का प्रतिशत कितने फीसदी घोषित किया गया है? तो अत्यधिक गरीबी कितनी है इंडिया के अंदर, और ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की रिपोर्ट है। तो 3% से कम हमारे पास अत्यधिक गरीबी है, तो ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गई है भारत में अत्यधिक गरीबी, घटकर 3% से भी नीचे चली गई है। यानी देश के लोग अत्यधिक गरीबी की सीमा से तेज़ी से बाहर निकल रहे हैं। इसका खुलासा द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि देश में अब 3.5 करोड़ लोग हैं ये बचे हैं जो अत्यधिक गरीबी की सीमा में है। ठीक है, तो 3.5 करोड़ लोग हैं जो अत्यधिक गरीब है इंडिया के अंदर, यानी ये 3% से कम है। 24.82 करोड़ लोग हैं गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ठीक है, कितने 24.82 करोड़ लोग। इससे पहले नीति आयोग कह चुका है कि देश में अत्यधिक गरीबी में तेज़ी से गिरावट आई है। 2013-14 में अत्यधिक गरीबों की संख्या कितनी थी? 29.17% थी 2013-14 में, जो 2022-23 में घटकर कितनी रह गई? ये रह गई है 11.28 करोड़ रह गई है। इन 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग जो है ये गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तो 9 सालों के अंदर कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? 24.82 करोड़ लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि गरीब राज्यों में गरीबी जो है तेज़ी से कम हुई है। वहीं विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया था कि गरीबों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। तो हमारे देश में नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 सालों में 24.82 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसके अलावा अभी जो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की रिपोर्ट आई है इसमें अत्यधिक गरीबों में गरीब कितने हैं लोग? 3% से कम है, जो कि 3.5 करोड़ के आसपास लोग हैं वो अत्यधिक गरीब है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स से। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है स्टारशिप। तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसके द्वारा तैयार किया गया है स्टारशिप रॉकेट। इसका तीसरा परीक्षण किया गया 14 मार्च 2024 को टेक्सास के बागा चिका के अंदर। स्टारशिप की ऊंचाई है 397 फीट, रीयूजेबल है ये। इसकी भार क्षमता है 150 मीट्रिक टन और 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम है स्टारशिप। तो स्टारशिप है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया रॉकेट। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है स्टारशिप। नेक्स्ट है लामितीय युद्धाभ्यास 2024 के बारे में।
तो 18 से 27 मार्च 2024 को हिंद महासागर के अंदर आयोजित हुआ। ये हुआ है भारतीय सेना और सेशेल्स की सेनाओं के बीच में लामेतीय युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास। ये जो है 18 से 30 मार्च 2024 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर हुआ है और ये हुआ है भारत और अमेरिका का नौसैन्य अभ्यास है ये टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास। तो दोनों याद रखिए, लामितीय तो है भारतीय सेना और सेशल्स की सेनाओं के बीच में हिंद महासागर के अंदर आयोजित हुआ है, और टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका की नौसेना का अभ्यास है जो कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित हुआ है। 11 मार्च 2024 को भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को नए अवतार दिव्यास्त्र का परीक्षण किया। इसका एक नया अवतार है दिव्यास्त्र अग्नि 5 मिसाइल का। इसकी मारक क्षमता बतानी है कितनी है। तो दिव्यास्त्र अग्नि 5 से याद रख लीजिए, ये है 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसका नया अवतार है दिव्यास्त्र। तो दिव्यास्त्र बोलते हैं इसको। इसका परीक्षण किया गया प्रधानमंत्री मोदी ने, और अग्नि 5 मिसाइल DRDO के द्वारा विकसित की गई थी। 100% ये हमारे देश में बनाई गई है, जो MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। ये अग्नि 5 जो है भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिए, अग्नि 5 क्या है, सतह से सतह पर मार करने वाली, 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, स्वदेशी है ये। इसकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर से अधिक है। ये एक साथ कई हथियार ले जाने के अंदर सक्षम है। 1.5 टन तक परमाणु हथियार ये ले जा सकती है। इसकी स्पीड जो है मैक 24 है। ठीक है, स्पीड नापी जाती है मैक के अंदर, तो 24 है, यानी आवाज़ की गति से 24 गुना रफ्तार से लक्ष्य की ओर बढ़ती है ये, और इसका नाम है दिव्यास्त्र अग्नि 5 मिसाइल। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर का तकनीक का उपयोग किया गया है। इसे कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो कैनिस्टर टेक्निक से द्वारा का इस्तेमाल करने से क्या है, इसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है अग्नि 5 मिसाइल को। मिसाइल की जद में पूरा चीन, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्से आएंगे। अग्नि 5 का पहला परीक्षण होगा वर्ष 2022 में किया गया था। 2012 के अंदर इसका परीक्षण किया गया था पहला, जो MIRV तकनीक से लैस नहीं थी। अब इसके अंदर क्या जोड़ी गई है, MIRV टेक्निक। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं सिप्री। ठीक है, इसकी हालिया रिपोर्ट आई है मार्च 2024। इसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हथियारों को आयात करता है हमारा इंडिया। ठीक है, भारत ने सर्वाधिक हथियार किससे खरीदे हैं, फ्रांस से खरीदे हैं, और सबसे बड़ा जो निर्यात करता है हथियारों का वो है अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है अमेरिका, सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश है इंडिया। इंडिया ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं फ्रांस से। तो 5 आयातक देश कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर भारत है, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे कतर है, चौथे पे यूक्रेन है, और 5वें पे पाकिस्तान है। तो ये सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निबाण SORTD रॉकेट के बारे में। अग्निकुल कॉस्मोस एक चेन्नई स्थित IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप है, जिसने 22 मार्च 2024 को एक निजी लॉन्च पैड से कंपनी का पहला रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रचा है। तो ये एक निजी लॉन्च पैड है जिससे लॉन्च किया है पहला रॉकेट, और इसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड रॉकेट। ध्यान रखिए, चेन्नई के अंदर स्थित है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, ये एक स्टार्टअप कंपनी है और इसी ने ये लॉन्च किया है। कंपनी का पहला रॉकेट, जिसका नाम अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के एक निजी लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा इसको। अग्निबाण जो है ये SORTD जो है, इसका शुभारंभ कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, SORTD है ये। यह किसी निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला प्रक्षेपण होगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला प्रक्षेपण है, इसलिए इम्पोर्टेंट है अग्निबाण सॉर्टेड। भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन चालित रॉकेट होगा ये। इसमें विश्व का पहला सिंगल फेज
पीस 3D प्रिंटेड इंजन होगा। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है इसके अंदर, जिसे स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। तो इसको भी हमारे देश में ही डिज़ाइन किया गया है। इसका जो इंजन है ये है सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। कहाँ पर है ये? अग्निकुल कॉस्मोस कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर स्थित है। और पहला निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला प्रक्षेपण होगा ये। और भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन चालित रॉकेट होगा ये। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सॉर्टेड अग्निबाण सॉर्टेड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेशन शिव शक्ति की। तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 22 अगस्त 2023 को जिस स्थान पर उतरा है उसे 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति स्टेशन का नाम दिया था। मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे मंजूरी भी दे दी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया था शिव शक्ति, तो इसको इंटरनेशनल खगोलीय संघ, ठीक है, IAU जिसको बोलते हैं, इसने मंजूरी दे दी है 26 मार्च को। 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की। तो इस शटल को क्या नाम दिया गया है? तो इस शटल को नाम दिया गया है पुष्पक। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है ये, इसरो के द्वारा लैंडिंग करवाई गई है। शटल का नाम है पुष्पक, जो चित्रदुर्ग स्थित है। चलकेरे टेस्ट रेंज में इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई गई है। RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है जिसका नाम है पुष्पक। ठीक है, तो ये क्या है? RLV है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है और इसका नाम है पुष्पक और ये स्वदेशी है। इस तकनीक की मदद से रॉकेट लॉन्चिंग की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। भारत जो है अमेरिका की तर्ज पर पुनः उपयोगी यान का विकास कर रहा है, मतलब जिसको अपन वापस यूज कर सकें। पहले क्या होता था, एक बार लॉन्च होने के बाद उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते थे, उसको समुद्र के अंदर गिराना पड़ता था लॉन्चिंग पैड को। अब जो होगा ये रीयूजेबल बनाया जा रहा है इनको, इससे उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जा सकेगा, उसके बाद पुनः धरती पर ये लौट आएगा और उसका अन्य मिशनों में उपयोग भी किया जा सकता है। तो इसका नाम है पुष्पक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है AI पर पहला वैश्विक प्रस्ताव। तो 24 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वसम्मति से AI का पहला वैश्विक प्रस्ताव पारित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रायोजित और रूस, चीन और क्यूबा सहित 123 देशों द्वारा यह प्रायोजित। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शक्तिशाली नई तकनीक सभी देशों को लाभान्वित करे और मानवाधिकारों का सम्मान करे और सुरक्षा भी हो। तो AI का पहला वैश्विक प्रस्ताव पारित हो चुका है। ठीक है, 123 देशों द्वारा ये प्रायोजित है। AI तकनीक के तेज़ी से विकास ने इसके संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। जैसे जैसे AI बढ़ता जा रहा है, इसी के साथ में थ्रेट्स भी है जो कि इसके साथ में आए हुए हैं, जिससे मानवाधिकार हुए, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण हुआ, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हुए, इसका प्रभाव इसके अंदर शामिल है। ये प्रस्ताव AI के विकास को आकार देने और इसके संभावित नुकसान को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारों के द्वारा की गई पहलों की श्रृंखला में नवीनतम है। ठीक है, तो ये प्रस्ताव पारित हो चुका है, 123 देशों के द्वारा प्रायोजित है ये। नेक्स्ट है POEM-3। तो इसरो के द्वारा PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, तो इसका फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है, इसके 3 को पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश करवाकर एक और उपलब्धि हासिल की है इसरो के द्वारा। इससे अंतरिक्ष की कक्षा में कोई मलबा नहीं बचा रहेगा। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला पहला विदेशी ग्राहक देश कौन सा है? तो हमने बेची है ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को। यह भारत और रूस की सरकारों का एक जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस। यह ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है, भारत और रूस बनाते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। भारतीय नौसेना का प्रमुख हथियार भी है ये। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। तो याद रखिए, ब्रह्मोस जो है भारत और फ्रांस का है जॉइंट वेंचर। देश के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के साथ भेजे जाने वाले किन 4 एस्ट्रोनॉट के नामों की घोषणा 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। तो 4 नामों की घोषणा की है, इनमें से 3 जाने हैं अंतरिक्ष के अंदर। तो 4 नाम है ग्रुप कैप्टन बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो त्रिवेंद्रपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचकर मोदी जी ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के साथ भारत के पहले नवनियुक्त गगनयान मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट की घोषणा की है। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट का नाम याद रखिए।
चारों एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद अंतिम रूप से 3 एस्ट्रोनॉट का इसके अंदर चयन किया जाएगा। ठीक है, गगनयान में 3 दिन के लिए स्पेस के अंदर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। गगनयान कब होगा? गगनयान मिशन है 2024 के लास्ट में ये होना प्रस्तावित है, गगनयान मिशन। और ये चारों में से 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे 3 दिन के लिए। नेक्स्ट है इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो इसरो ने 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया है। सैटेलाइट लॉन्चिंग के 19 मिनट 13 सेकंड बाद पृथ्वी की भूस्थैतिक अंतरण कक्षा जो है GTO, इसके अंदर ये स्थापित हो गया था। ठीक है, इनसेट का 3DS सैटेलाइट यह 10 वर्ष तक काम करेगा और इस सैटेलाइट के जरिए क्या होगा? मौसम, जंगल की आग, धुआं और बदलते पर्यावरण के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया गया है 17 फरवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला निजी क्षेत्र का पहला यानी अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट कौन सा है? तो ओडिसियस है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला निजी क्षेत्र का पहला स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो नाम याद रखिए, ओडिसियस। तो ओडिसियस लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है और यह दक्षिण ध्रुव पर वहीं उतरा है, उसी सतह पर उतरा है जहां पर हमारे जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरा था, और ये निजी क्षेत्र का पहला है। अमेरिका दूसरा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। 1972 के अपोलो मिशन के बाद अमेरिका यान जो है चांद पर पहुंचा है। भारत का पहला सैन्य जासूसी सैटेलाइट जो है जल्द अंतरिक्ष के अंदर देखने को मिलेगा। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है, इसने देश का पहला सैन्य जासूसी सैटेलाइट तैयार किया है। एलन मस्क की कंपनी है, स्पेसएक्स अप्रैल में लॉन्च करेगी इसको। और मिलिट्री ग्रेड के इस सैटेलाइट का इस्तेमाल भारतीय सेना खुफिया सूचनाएं हासिल करने के लिए करेगी। अब तक सेना खुफिया सूचनाओं के लिए विदेशी वेंडर्स पर निर्भर थी। अब जो है इंडिया का खुद का जासूसी सैटेलाइट, सैन्य जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो तैयार किया है इसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, और लॉन्च कौन करेगा? स्पेसएक्स। सैटेलाइट को लॉन्चिंग के लिए फ्लोरिडा अमेरिका भेज दिया गया है और सैटेलाइट का कंट्रोल भारत के पास होगा। इसके लिए बेंगलुरु में ग्राउंड कंट्रोल बनाया जा रहा है, जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। इसका इस्तेमाल सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों को प्रोसेसिंग के अंदर किया जाएगा। TASL यह सेंटर लैटिन अमेरिका कंपनी है, सैटेलॉजिक के साथ मिलकर बना रही है, और सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों को मित्र देशों के साथ भी साझा किया जाएगा। तो भारत का पहला सैन्य जासूसी सैटेलाइट होगा अंतरिक्ष के अंदर जल्द ही। अब तक हम अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर थे। चीन के साथ LAC पर हुए संघर्ष के बाद इस तरह के सैटेलाइट की ज़रूरत महसूस हो रही थी, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पास भी जासूसी सैटेलाइट है, लेकिन व्यापक कवरेज के लिए उनकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो भारत फिलहाल अमेरिकी कंपनियों से ज़रूरी जासूसी डेटा लेता है। सैन्य जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद देश इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब तक हम अमेरिका से लेते हैं जो भी जासूसी डाटा होता है, इसके लॉन्च के बाद में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो पहला तो है श्रीहरिकोटा के अंदर स्पेस पोर्ट, और दूसरा बनाया जा रहा है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम के अंदर। ठीक है, तो ये दूसरा है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम के अंदर इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण किया जाएगा 2350 एकड़ के अंदर। यह स्पेस पोर्ट निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों, यानी छोटे जो प्रक्षेपण किए जाएंगे वो इसके माध्यम से किए जाएंगे, SSLV के लिए ये कार्य करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।